Hello, my dear students. Now, today we are continuing with the chapter Environmental Management, Lecture 6. Our living world had been richly diverse. मतलब हमारी जो पूरी दुनिया है, इस पूरे वर्ल्ड में इतने वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इतने डिफरेंसेस हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, इतने कि हम बियॉन्ड इमेजिनेशन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी सारी वैराइटीज़ प्लांट्स के, इतने सारे एनिमल्स की वैरायटी, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज डाइवर्सिटी. However, we are still not able to see some specific animals about which we had listened from our earlier generations. मतलब कि हम लोगों ने अपने पूर्वजों से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से आपने सुना होगा कि ये एनिमल्स हुआ करते थे, हमारे गांव में ये घुस आता था, सियार घुस आता था, लेपर्ड घुस आते थे. कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम सुने होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज आपको नहीं दिखते. क्यों? कि हो सकता है कि वो एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी हो सकता है. दैट मीन्स कि अगर कभी भी आगे आने वाले समय में आपके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे, आप दादा दादी बन जाओगे, तो आपके जो छोटे छोटे जो नाती पोते होंगे उनके सामने आप ये बात बोलेंगे, हमारे ज़माने में लायन हुआ करते थे, हमारे ज़माने में टाइगर हुआ करते थे. लेकिन आप बोलोगे कि हमने उनको देखा है. लेकिन आपके ग्रैंड चिल्ड्रन बोलेंगे, लेकिन हमने तो नहीं देखा दादी, हमें तो नहीं देखा नानी. क्यों? बिकॉज हो सकता है तब तक ये पूरे के पूरे जो स्पीशीज़ हैं ये ख़त्म हो जाएं. बिकॉज आज वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, आज वो ख़त्म होने के कगार पे हैं. अगर हमने इन स्पीशीज़ को, इन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को कंजर्व नहीं किया, इनको प्रिजर्व नहीं किया, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो कल आगे आने वाले समय में ये हिस्ट्री बन जाएंगे, एक इतिहास बन जाएंगे, जहाँ पे ये एनिमल्स आपको दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे. इस बायोडाइवर्सिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में. जेनेटिक डाइवर्सिटी जो रिज़ल्ट करती है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में, एंड स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो रिज़ल्ट करती है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में. लेट्स फर्स्ट स्टडी अबाउट द जेनेटिक डाइवर्सिटी. ना अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो व्हाट इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी? अकरेंस ऑफ, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है अकरेंस ऑफ द डाइवर्सिटी अमंग द सेम टाइप ऑफ द स्पीशीज़. मतलब एक ही स्पीशीज़ में अगर बहुत सारी डिफरेंसेस नज़र आते हैं तो उनको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए ह्यूमंस में कितनी डाइवर्सिटी है. ह्यूमंस में चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, अमेरिकन्स हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं, इंडियंस हैं. तो आपको दिख रहे हैं कितने प्रकार के आपको यहाँ पे इंसान नज़र आ रहे हैं. कलर कॉम्बिनेशंस अलग है, उनके हेयर कलर अलग है, आई कलर अलग है, उनकी हाइट अलग है, उनका रंग रूप पूरा का पूरा अलग है. लेकिन हैं तो वो सब ह्यूमन स्पीशीज़ ही, सभी ह्यूमन स्पीशीज़ ही कहलाते हैं, बिकॉज उनके जीन्स अलग अलग हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी. यहाँ पे देखिए कुत्तों के कितने ब्रीड्स आपको नज़र आ रहे हैं. यू कैन सी सो मेनी ब्रीड्स ऑफ डॉग आर प्रेजेंट हियर. अल्सेशियन है, डोबरमैन है, पोमेरियन है. तो इतने सारे अलग अलग ब्रीड जो हैं, बट हैं तो सारे के सारे डॉग्स ही, इजंट इट. यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कितने सारे वैरायटी ऑफ मैंगोज़, कितने सारे वैराइटीज़ ऑफ मैंगोज़ आपको नज़र आ रहे हैं. तो ये हैं तो मैंगो ही, चाहे वो एल्फेंसो हो, चाहे तोतापुरी हो, या किसी भी तरह का मैंगो हो तो वो मैंगो ही. यहाँ पे देखिए आपको हमिंग बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, कितने सारे वैरायटी ऑफ हमिंग बर्ड्स, सारे के सारे कलरफुल हमिंग बर्ड्स हैं. कोई ग्रीन में है, कोई ब्लैक एंड वाइट में है, कोई रेड में है. सो ये हैं तो सारे के सारे हमिंग बर्ड्स. ओके, सो इसका मतलब है इन सभी मैंगोज़ में जेनेटिक डिफरेंसेस आ गए हैं, एंड दैट हैज़ रिजल्टेड इनटू अ न्यू वैरायटी ऑफ मैंगो. इनके अंदर इनके जीन्स बदलते गए हैं, इनकी हवामान के हिसाब से, एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से, इनके अडेप्टेशन के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से, पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, उस हिसाब से इनकी जो वैरायटी है वो बदलती जाती है. दिस इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी. ओके, बट हैं तो सारे के सारे एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करते हो. अगर if there is a decrease in the genetic diversity that is within the species, it results into wiping out of the species. इसका मतलब है अगर ये डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाए, हमारे पास सिर्फ एक ही तरह का डॉग अवेलेबल हो, सिर्फ अल्सेशियन ही प्रेजेंट है, दूसरा डॉग ही नहीं है,
अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो एक ना एक दिन ऐसे होगा कि धीरे 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 वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ इसका। ईरानी पीपल जो होते हैं, ज़्यादातर इन लोगों में, हमारे ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे वो कम्युनिटी के बाहर बिल्कुल मैरिजेस नहीं करते हैं। दे डोंट गेट मैरिड आउटसाइड द कम्युनिटी। धीरे 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 इसकी वजह से व्हाट इज़ हैपनिंग कि उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होने के लिए कुछ जीन्स ही नहीं बचे, वही पुराने पुराने ओल्ड जीन्स बचे हैं जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती रहती है। वही पेरेंट्स इसी बिलोंग करते हैं, उन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर होते 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 अब ऐसा वक्त आ गया है कि कोई नया जीन ही नहीं बचा उनके अंदर जिससे वो क्रॉस ओवर हो जाए और कुछ नया डाइवर्सिटी दिखाएं। इसकी वजह से आज उनके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मीन्स आइदर दे आर मेंटली रिटार्डेड और दे आर फिजिकली रिटार्डेड। और धीरे धीरे ये स्पीशीज़ खराब होते 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 पूरी तरह से एक दिन ये स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ द मीनिंग, यू नो, कि अगर आप ऐसे बोल सकते हो कि इनको हम दूसरे शब्दों में जो हम आगे क्लासेस में पढ़ते हैं, अभी आप लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कि इनकॉन्सिग्यूनस मैरिज बोलते हैं। तो कॉन्सिग्यूनस मैरिजेस जो होते हैं वो होते हैं इंटरनल मैरिजेस, अपने रिलेशंस में ही मैरिज करना। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट रिजल्ट्स इनटू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि अंदर ही अंदर इनब्रीडिंग करते रहेंगे। अगर एक ही स्पीशीज़ में एक ही तरह के जीन्स जब सर्कुलेट होते रहेंगे तो वो रिजल्ट करता है वाइपिंग आउट ऑफ द स्पीशीज़। ओके, सो अगेन आई रिपीट, इफ़ देयर इज़ डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी, अगर डिफरेंसेस नहीं होंगे, अगर सेम तरह की चीज़ होंगी, तो धीरे धीरे वो स्पीशीज़ पूरी तरह से इस धरती से ख़त्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। अगला जो हमने देखा था, वी आर गोइंग टू गो टू दिस वन, दैट इज़ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। नाउ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, इट इज़ द वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ विच अकर इन नेचर। मतलब अब तरह तरह के स्पीशीज़ हैं। अभी हमने एक ही तरह का स्पीशीज़ देखा, मैंगो का, ह्यूमंस का, हमिंग बर्ड का, डॉग्स का। अब आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पीशीज़। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पीशीज़, प्लांट में देखो कितने तरह के स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगे। हो सकता है कि पीपल हो, मैंगो हो, कोकोनट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो, सीडलेस प्लांट हो, सीड बेयरिंग प्लांट हो, अलगी हो, अलग अलग तरह के, दीज आर कॉल्ड एज स्पीशीज़। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कितने तरह के स्पीशीज़ हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोअन्स हैं। आप कितने तरह के वैराइटीज़ देख सकते हो इनके अंदर भी। वैसे ही एनिमल्स में आपको दिख रहा है, देखिए लायन है, टॉर्टॉइज़ है, बर्ड्स हैं, बियर्स है, फ्रॉग्स हैं। तो ये तरह तरह के स्पीशीज़ हैं। सो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पीशीज़। अब हम आते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब है कि many ecosystems are present in each region. इकोसिस्टम में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, मतलब या तो वो नेचर ने खुद बनाया हो या फिर मैन मेड हो। अगर मैन मेड है तो उसको हम बुलाते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मैंने आपको बोला था कि जितने भी बोटानिकल पार्क्स हैं, म्यूजियम्स हैं, दीज आर ऑल मैन मेड, सो दे आर अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। Interaction between biotic and abiotic factor is called as an ecosystem. अब ecosystem इस नेचर में बहुत तरह के हैं। prairies, that is grassland, आपको ecosystem दिख रहा है। यहाँ टूंड्रा ecosystem है। this is the mountainous ecosystem. यहाँ पे आपको दिख रहा है aquatic ecosystem, that is in the sea ecosystem. ओके, तो यहाँ पे इतने वैराइटीज़ मिलेंगे इस एक पानी के अंदर, समुद्र के अंदर आपको पता नहीं कितने इकोसिस्टम्स मिलेंगे। लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटर रिलेशन मिलेगा, सेम थिंग इस पहाड़ी भी इलाके में आपको इन प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एंड बिटवीन द नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो इंटरेक्शन मिलेगा, प्रायरी ग्रासलैंड्स और एनिमल्स, माइक्रोब्स, इन सब के बीच में इंटरेक्शन मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे इकोसिस्टम्स जो हैं इनके खुद के अंदर भी अलग अलग तरह के डिफरेंट सब इकोसिस्टम्स, छोटे 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 इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट आर सेक्रेड ग्रूव्स? सेक्रेड ग्रूव्स का मतलब होता है कि वो फॉरेस्ट एरियाज जो भगवान के नाम पर हम लोग उनको
पूजते हैं, जहाँ पे नोमैड्स रहते हैं, जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासीज़ रहते हैं, और ये आदिवासीज़ उस जंगल को पूजते हैं, वहाँ पे अपने भगवान की स्थापना करते हैं, एंड उन एरियाज़ को एक पवित्र स्थान बोला जाता है, दैट इज़ अ प्लेस विच इज़ अ सेक्रेड प्लेस, एक पूजा करने वाली प्लेस। तो ऐसे जंगलों को वी कॉल देम एज सेक्रेड ग्रूव्स। ये जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं, दीज आर द सैंक्चुरीज विच आर कंजर्व्ड बाय द सोसाइटी एंड हैव स्पेशल प्रोटेक्शन। मतलब ये लोग जो उन जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासीज़ हैं, जो विलेज गांव में रहने वाले हैं, नोमैडिक पीपल हैं, ये जो लोग हैं, ये इन जंगलों में खुद ही अपने आप ही इस जंगल को प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है, यहाँ पे गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती है, जो भी काम किया जाता है वो खुद वहाँ के रहने वाले लोग करते हैं उस एरिया के, एंड वो स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं उस एरिया को। एंड वहाँ पे किसी न किसी भगवान की, देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है, किसी न किसी भगवान की स्थापना कर दी जाती है, और उन जंगलों में वो पूरे कल्चरल एक्टिविटीज़ किया करते हैं। एंड दे डोंट अलाउ एनी काइंड ऑफ हंटिंग, वहाँ शिकार करना अलाउड नहीं होता, बाहर के लोगों का आना अलाउड नहीं होता, और इन जंगलों में वो अपने मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी वहीं से कमाते हैं। तो ऐसे जैसे जड़ी बूटियाँ निकाल के बेचते हैं वहाँ से, और इन जंगलों को वो एक प्रिस्टाइन फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं, एक प्योर फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं। दोज आर कॉल्ड एज सेक्रेड ग्रूव्स। देयर आर सेक्रेड ट्रीज ऑल्सो, जैसे बरगद का पेड़ है, इसकी हम पूजा करते हैं, नीम का पेड़ है, कोकोनट ट्री है, ऐसे ट्रीज़ जो हमें पूरी तरह से बेनिफिट देते हैं, हम उनकी पूजा भी करते हैं और वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। इन प्लांट्स को, इन ट्रीज़ को भी सेक्रेड ट्रीज़ या सेक्रेड प्लांट्स बोला जाता है, जिनको हम पूजा करते हैं। पीपल की पूजा की जाती है, बरगद की पूजा की जाती है। ओके, सो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, देखिए ये भगवान की स्थापना कर दी है और यहाँ पे पूजा की जाती है। तो ऐसे जंगलों में दीज आर कॉल्ड सेक्रेड ग्रूव्स। देयर आर मोर देन 13,000 सेक्रेड ग्रूव्स which have been reported in India. इंडिया में 13,000 ऐसे सेक्रेड ग्रूव्स हैं। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे सेक्रेड ग्रूव्स हैं। वन ऑफ देम इज़ देवराई इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कोस्टल एरिया पे, वहाँ पे देवराई बोल के एक बहुत जंगल है जो एक सेक्रेड ग्रूव के नाम से जाना जाता है। अब ये जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो वेराइटीज़ हैं, इनको हम कैसे कंजर्व करें, हम कैसे बचाएं? बिकॉज़ धीरे धीरे हम लकड़ी काटते जा रहे हैं, हंटिंग करते जा रहे हैं, जंगलों को काटते चले जा रहे हैं, रोड बनाते चले जा रहे हैं, सोसाइटीज़ फॉर्म करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जंगल धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। उसकी जंगल कम होने की वजह से एनिमल्स ख़त्म होते चले जा रहे हैं, बिकॉज़ उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही है, रहने की जगह नहीं मिल रही है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अब वो जंगलों से बाहर निकल आ रहे हैं। तो कैसे कंजर्व किया जाए? हाउ कैन डाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड? फर्स्ट वन, दैट इज प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि वो ऑर्गेनिजम्स जब अब ख़त्म होने के कगार पे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्शन दिया जाए। जो बहुत कम स्पीशीज़ रह गए हैं, इन ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके लिए स्पेशल तरीके से चीज़ें की जाए, हंटिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर दिया जाए, बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए। अगर कोई हंटिंग करता है तो उसके लिए उनको पनिशमेंट दी जाए। तो दीज आर द वेज। फर्स्ट थिंग कि प्रोटेक्शन ऑफ द रेयर स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ जो ख़त्म होने वाले हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। सेकेंड वन, एस्टैब्लिशिंग द नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़। नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़ बनाए जाएँ जहाँ पर उनको वही क्लाइमेटिक कंडीशंस, वही जोग्राफिकल कंडीशंस दिए जाएं जिस कंडीशंस में वो नेचर में रहते हैं। नेशनल पार्क्स में हम बाहर से ऑर्गेनिजम्स को लाकर वहाँ पे रख सकते हैं, प्लांट्स को भी ला सकते हैं, इन सीटू एक्स सीटू, मतलब वहीं पर रहने वाले प्लांट्स और बाहर से लाने वाले प्लांट्स, या फिर वहीं पर रहने वाले एनिमल्स, या फिर बाहर से लाकर एनिमल्स को उन नेशनल पार्क्स में रखा जाए और उनको वही सिचुएशंस दी जाएं जो सिचुएशंस नेचर उनको देता है, ताकि वो अच्छे से रह सकें, उनको खाना पीना प्रॉपरली मिल सके। दैट इज़ कॉल्ड एज नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़। सम रीजन्स को
declaring some regions as bio reserves. Bio reserves और नेशनल पार्क्स में डिफरेंस क्या है? नेशनल पार्क्स में हम बाहर से लाके ऑर्गेनिजम्स को रख सकते हैं, वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं और उनको वहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज में. बायो रिजर्व्स में इट इज़ द एरिया जहाँ पे हम उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते. उस एरिया में, जिस एरिया में जंगल है या जिस एरिया में एनिमल्स रहते हैं, उस एरिया को सिर्फ बाउंड्री लाइन कर दी जाती है, सिर्फ बाउंड्रीज वहाँ पे बना दी जाती हैं और वहाँ पे बोर्ड लगा दिया जाता है एज अ प्रोहिबिटेड एरिया. वहाँ कुछ बाहर से नहीं लाया जाता. उनको जैसे नेचुरल कंडीशंस में वो रह रहे हैं उसी कंडीशंस में उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. सिर्फ बाउंड्री लाइन खींच दी जाती है एंड हंटिंग वहाँ पे बंद कर दी जाती है. बाहर के लोग वहाँ पे अंदर नहीं जा सकते. अगर अंदर जाना है तो दे हैव टू बाय टिकट्स, दे हैव टू टेक परमिशन एंड देन ओनली दे कैन एंटर इनटू दोज एरियाज. दोज आर कॉल्ड एज बायो रिजर्व्स. तो आपको समझ में आ गया होगी कि बायो रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स में क्या डिफरेंस होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ दी स्पेशल स्पीशीज़. तो नए नए प्रोजेक्ट्स किए जाएं, नए नए तरीके ढूंढे जाएं कि किस तरीके से हम इन स्पेशल स्पीशीज़ को सेव कर सकें, कैसे बचा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ कंजर्विंग ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स. हर प्लांट्स और एनिमल्स को हम पूरी तरह से उनको बचाया जाए, उनको मरने ना दिया जाए, प्लांटेशन को इम्पोर्टेंस दी जाए एंड सो दैट वी कैन कंजर्व दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स. एजुकेशन दी जाए, लोगों को बताया जाए कि इम्पोर्टेंस क्या होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, इस बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है. ये बहुत ज़रूरी है लोगों को एजुकेट करना ताकि वो समझ सकें कि प्लांट्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है. अगर प्लांट्स नहीं हैं तो शायद हम भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स आर रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड दे मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द नेचर. तो ये सब चीज़ें अगर बताएंगे तो हर किसी के मन में एक इच्छा होगी कि हम एनिमल्स और प्लांट्स को कंजर्व करें. ओके, मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज. दैट इज़ कि हम धीरे धीरे ये भूल जा रहे हैं कि हमारे जो पूर्वजों ने हमको जो सिखाया है, या फिर पुराने ज़माने में जो किताबें लिखी जाती थी, जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे, वो मैन्यूस्क्रिप्ट जिसमें जड़ी बूटियों के बारे में लिखा जाता था, दवाइयों के बारे में लिखा जाता है, खान पीन के बारे में लिखा जाता था, वो सारी चीज़ें वहीं तक सीमित रह गई हैं एंड वो दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं की जा रही हैं. अगर की भी जा रही हैं तो हमारा जनरेशन या दूसरा कोई भी जनरेशन उस चीज़ को महत्व नहीं दे रहा है और उसको प्रिजर्व नहीं कर रहा है, उस ट्रेडिशनल नॉलेज को वो सामने नहीं ला रहा है. इसका मतलब है अगर वो सामने नहीं लाएगा तो वो नॉलेज वहीं का वहीं दफन हो जाएगी. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम उसको, उन रिकॉर्ड्स को दोबारा नए तरीके से रिकॉर्ड किया जाए ताकि वो हम अच्छे से आने वाले समय के लिए प्रिजर्व कर सकें. लाइक उनके डेटा को इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कंप्यूटर में सेव किया जाए, कंप्यूटर डेटा के फॉर्म में शुड बी ब्रॉट, ताकि वो किताबें जो फट रही हैं, पुरानी हो गई हैं, धीरे धीरे वो मैन्यूस्क्रिप्ट ख़राब होते चले जा रहे हैं, उस ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जर्विंग द रूल्स, कि क्या क्या रूल्स गवर्नमेंट बनाती है, तो इन रूल्स को हमें फॉलो करना है. जो भी रूल्स, साइंस वगैरह जो बोर्ड्स लगाए हुए होते हैं उनको हमें देखना है, प्रिजर्व करना है. एट द सेम टाइम हमें समझना है, उनको पूरी तरह से फॉलो करना है. उन रूल्स रेगुलेशंस को सिर्फ बोर्ड्स देखकर छोड़ दिया नहीं जाना है कि बस बोर्ड पढ़ लिया काम ख़त्म. नहीं, बोर्ड पढ़ने के बाद हमें ये ध्यान में रखना है कि ये प्रोहिबिटेड एरिया है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे हंटिंग अलाउड नहीं है, यहाँ पे एनिमल्स को मार नहीं सकते, हम यहाँ से प्लांट्स को तोड़ नहीं सकते, हम यहाँ पे कोई तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, हम यहाँ कचरा नहीं फेंक सकते, यहाँ पे हम लोगों को जंगल को बहुत प्रिस्टाइन फॉर्म में रखना है. ये जो बोर्ड्स लगाए हुए हैं, इन बोर्ड्स को पढ़ना है और हमको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है. थैंक यू वेरी मच.